जैसा कि सीक्वेंस टॉपिक में हम चल रहे हैं और एपी हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है जीपी। जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एपी स्टैंड करती है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, आपके लिए नया टॉपिक है तो कोई बात नहीं। जैसे देखो एपी के अंदर क्या करते थे, आपको मैं एपी याद दिलाता हूँ वन टाइम के लिए। एपी में क्या करते थे, मैंने किसी भी एक नंबर से स्टार्टिंग करी, मैंने लिया 7, मैंने उसमें बेटा 5 ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 12, मैंने फिर 5 ऐड किया ये हुआ 17, मैंने फिर 5 ऐड किया ये हुआ 22। सो एवरी टाइम आई एम एडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू टू ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। ऐसी जो आपके पास सीक्वेंस या प्रोग्रेशन आपको मिलता है ये बेटा एपी कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब जीपी में देखिए क्या होता है, जीपी के अंदर भी यही कहानी है। आप किसी एक नंबर से शुरू करते हो, जैसे मान लो मैंने 2 से स्टार्ट किया, अब मैं एडिशन के बजाय बेटा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 मिला, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 मिला, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 54 मिला। इन दिस वे हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे। तो ये जो होती है आपके पास बेटा ये क्या होती है, जीपी। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि एपी हमारे पास 3 तरह की होती है, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी एंड कांस्टेंट एपी। इन द सेम वे जीपी भी हमारे पास 3 तरह की होती है बेटा, इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी एंड कांस्टेंट जीपी। जैसे ये जो एग्जांपल है ये इंक्रीज की हुई ईपी का है। इसी प्रकार मैं ले सकता था 12, 6, 3, 3/2। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एवरी टाइम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर टर्म को, तो ये भी जीपी है। लेकिन यहाँ लेफ्ट से राइट में जाते हुए नंबर्स घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग जीपी है। मैंने लिखा बेटा 7, 7, 7, 7, 7, तो ये कैसी एपी है, ये कांस्टेंट एपी है। हाँ एपी है क्योंकि एवरी टाइम आप क्या ऐड कर रहे हो, इसमें 0 ऐड कर रहे हो। और कैसी जीपी है, कांस्टेंट जीपी है क्योंकि एवरी टाइम आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से। तो ये जो 777 का मैंने एग्जांपल दिया ये आपके पास एपी भी है और ये आपके पास जीपी भी है, और ये कौन सी कैटेगरी की बेटा, कांस्टेंट कैटेगरी की है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों की सीरीज में बिलोंग करेगा। अब देखिए जनरलाइज कैसे करें हम उस चीज को, भाई जीपी के लिए मैंने आपको बताया आप किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया, ए से आपने शुरू किया और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा ए को आर से, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास ए आर आएगी। फिर मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा ए आर स्क्वायर, फिर आर से ए आर क्यूब, इन दिस वे। तो नोट कीजिए कि ये क्या है आपके पास T1 फर्स्ट टर्म है बेटा जीपी की, ये क्या है T2 सेकंड टर्म हुई जीपी की, ये क्या हुई आपके पास T3, और ये आपके पास क्या है बेटा T4। तो देखिए ऑब्जर्वेशन आपको बता रही है कि आप फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो तो ए है, सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है। एक्चुअली क्या है, आपको कोई भी टर्म निकालनी है बेटा ए तो सभी के अंदर है, ठीक है। और देखिए फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, सेकंड टर्म में आर की पावर 1 है, और फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0 है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके 10th टर्म किस फॉर्म में होगी, 10th टर्म निकालेंगे तो ए तो आएगा लेकिन आर की पावर क्या आएगी 9। 20th टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, ए तो आएगा लेकिन आर की पावर कितनी आएगी 19। सो जनरलाइज करूँ अगर मैं nth टर्म निकालनी पड़ जाए मुझे तो ए तो आएगा और आर की पावर क्या हो जाएगी n-1। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आप जो है जीपी की कोई भी बेटा nth टर्म स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, और देखिए आर आपके पास 3 तरह का हो सकता है बेटा, आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास आर पॉजिटिव है, आर ग्रेटर देन 0 है, तो 2 बातें होंगी, आर 0 से बड़ा है लेकिन आर आपके पास 1 से लेस है, और एक बार आप आर के क्या है 1 से ग्रेटर है, तो इस केस में आपके पास जो है वो डिक्रीजिंग जीपी प्राप्त होती है, और इस केस में आपके पास होती है बेटा इंक्रीजिंग जीपी। इसी प्रकार आर के नेगेटिव होने पर आर 0 हो नहीं सकता, 0 होगा तो आपके पास एक नंबर तो नॉन 0 होगा बेटा, बाकी सारे नंबर 0 हो जाएंगे, तो वो कोई स्टैंडर्ड सीक्वेंस बनेगी ही नहीं। इसी प्रकार आप नेगेटिव रीजन के लिए सोच सकते हो, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। वास्तविकता ये है कि -50 जो है, माइनस का 50 माइनस के 5 से बेटा छोटा है। नेगेटिविटी में ये होता है कि जितनी संख्या नेगेटिव में बढ़ेगी वो उतनी ही क्या होती जाएगी, एक्चुअल में कम होती जाएगी।
ठीक है, तो ये आपका जीपी का देखो इंट्रोडक्शन था। अब देखिए अगली बात, जैसे हम कॉमन डिफरेंस पढ़ते थे एपी में, वो आपके पास क्या होता था, कोई भी टर्म एन में से हम उसे ठीक पिछली टर्म माइनस करते तो आपके पास क्या आता था, कॉमन डिफरेंस। इसमें बेटा कॉमन रेशियो होता है, यहाँ पर किसी भी टर्म को अगर उसे पिछले टर्म से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉमन रेशियो। जैसे देखिए मान लो मैंने लिखा 5 और फिर 10 फिर 20 फिर 40, ये जीपी है। मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉमन रेशियो क्या है, उसको आर से हम डिनोट कर देते हैं, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो बेटा 2 आएगा, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर दो 2 आएगा, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दो आपके पास क्या आएगा 2। तो किसी भी टर्म को अगर हम प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू अपने को प्राप्त होती है जीपी में, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। तो इस तरह से हम कॉमन रेशियो बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो जैसे आपके पास मैंने कहा कि अगर ए बी सी 3 नंबर मिलके क्या बना रहे हैं, एपी, तो आप जानते हो 3 नंबर यदि एपी में है तो बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स बाकी दोनों नंबर के सम के इक्वल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी आपकी एपी में रही। ठीक उसी तरह से अगर 3 नंबर ए बी सी मिलके क्या बना रहे हो, जीपी, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो बीच वाला नंबर है, मिडिल जो नंबर है, उसका स्क्वायर जो होगा वो बाकी दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको कहीं भी अप्लाई करके देख लो। जैसे देखो 5, 10 और 20 जीपी बनाते हैं, 5, 10 और 20, तो मिडिल नंबर है 10, इसका स्क्वायर 100 आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी बेटा, 100 आएगी। फिर देखो 10, 20 और 40 ये भी जीपी बना रहे हैं, तो मिडिल नंबर का स्क्वायर क्या आएगा 400 और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी 400। इतना ही नहीं, आप यहाँ देखिए 2, 6 और 18 क्या बना रहे हैं, जीपी, तो इसका स्क्वायर 36 है, इनका प्रोडक्ट भी क्या आपके पास 36। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जब कभी भी आपको 3 नंबर बेटा जीपी में दिए जाएंगे, आपको मिडिल नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल जो है हमेशा रखना होगा। इसकी वजह से आपके न्यूमेरिकल आसानी से बेटा सोल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। देखिए आपको किसी ने कहा कि -2/7 x एंड -7/2 कहता है कि ये एक जीपी बनाते हैं, 3 नंबर किसमें है, जीपी में। तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास। तो सो सिंपल, कुछ नहीं है, 3 नंबर आपको जीपी में बोलेगा ही। कंडीशन कहती है कि इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, +-1, बिकॉज व्हेन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन x may be +1 और मे बी -1। बेटा जैसे क्वेश्चन आपके पास 1 -12 1/4 -1/8, आपको इसमें 6th टर्म फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 6th टर्म निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला समझा था, a तो आएगा, r की पावर में जितना अंक किया है उससे कम आएगा। तो 6th टर्म का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a r की पावर 5। अब a हम किसको बोलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म वो है जहाँ से आपका स्टार्ट होता है जीपी, तो वो 1 है, तो a की जगह 1 रखेंगे, तो 1 × r की पावर 5 क्या आएगा, r की पावर 5। तो मतलब इसकी जो 6th टर्म है वो r की पावर 5 के इक्वल है। अब r किसको बोलते हैं आप, कॉमन रेशियो को। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है बेटा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे -12 आएगा। तो इट मीन्स r की जगह क्या रखता हूँ मैं, -12 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 5, तो -1/32। ये इसकी 6th टर्म है बेटा। इसी तरह देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये है, एक जीपी की 12th टर्म आपको निकालनी है। जीपी की, फॉर ए जीपी यू हैव टू फाइंड आउट द 12th टर्म, जिसकी 8th टर्म आपके पास है 192 और कॉमन रेशियो आपको दे रखा है बेटा 2। तो देखिए वही बात यहाँ समझाऊंगा मैं आपको, जो टर्म मुझे निकालनी है, मुझे निकालनी है 12th टर्म। 12th टर्म का फॉर्मूला रहेगा बेटा a r की पावर 11, राइट है, a r की पावर 11 और a r की पावर 11। ये आप जानते हो कि r आपको कितना दे रखा है 2, तो a × में 2 की पावर 11 के बराबर होगा। तो मुझे 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए किसकी हेल्प लेनी है, a की वैल्यू की। a की वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मुझे 8th टर्म दी गई है मैं उसका तो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो जो 8th टर्म है उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, एक्चुअल में a r की पावर 7 इज इक्वल टू 192 और a × r वही आपके पास क्यों, तो a × 2 की पावर 7 किसके इक्वल है, 192 के। तो देखिए बेटा यहाँ से कैलकुलेशन करना बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि एक बार आप डिवाइड करेंगे फिर अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको अपना थोड़ा सा सोचने का वे सुधारिए। यहाँ पे a × 2 की पावर 11 को आप a × 2 की पावर 7 × 2 की पावर 4 भी कह सकते हैं,
है कि नहीं, 2 की पावर 11 है तो 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 4 कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों पावर ऐड होकर 11 बनाएंगे। और a इंटू 2 की पावर 7 आपके पास किसके इक्वल दे रखा है, 192 के। सो 192 इंटू में 2 की पावर 4 कितना होता है आपके पास, 16। सो 192 इंटू 16, ये जो है आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको ये मिलना चाहिए आपका 3072। चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन, प्रोडक्ट शायद यही आना चाहिए। तो ये इसकी 12th टर्म की जिप्पी की।